हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, जिसमें आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। और जल्दी ही इन चैप्टर्स को फिनिश करके हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के। तो आओ चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है ध्रुवीयता का अंत, यानी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें टोटल हम 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोवियत प्रणाली, कि क्या होती है सोवियत प्रणाली। फिर हम पढ़ेंगे इसके सोवियत प्रणाली के पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोरबाचेव को। ठीक है, गोरबाचेव और विघटन। ठीक है। इसके क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे, और क्या क्या इसके फाइनल रिजल्ट्स आए, कारण और इसके जो फाइनल आउटपुट्स थे उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी कवर करेंगे कि शॉक थेरेपी क्यों हुई, क्या रीजंस थे, क्या इसके पॉजिटिव थे, क्या इसके नेगेटिव थे। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, जो टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, जो बीच में तनाव और क्या था इसमें, तनाव और संघर्ष जो चल रहा था उसको कवर करेंगे। ठीक है, तनाव और संघर्ष। और एंड में हम क्या देखेंगे, एंड में हम देखेंगे भारत के रिश्ते, कि भारत के कैसे रिश्ते हैं बाकी कंट्रीज से। तो ये सबसे पहले क्या है, मैप। तो ये यूएसआर का मैप है, एक बार इसको नज़र मार लेना, कि पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज है। और ये है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिनको बाद में हमने सैटेलाइट स्टेट्स ही बोला। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फासिस्ट फोर्सेस से यूएसआर ने इंडिपेंडेंट कराए, आज़ाद कराए, उनको अपने साथ ही मिला लिया। और किसके थ्रू मिलाया, इनको मिलाया वॉर्सो पैक्ट के थ्रू। ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली कहाँ से आई, 1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ का उदय हुआ। ये क्रांति क्यों हुई, ये क्रांति इसलिए हुई कि समाज में असमानताएं बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे फैल गई थी। तो इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया कि अगर हमें इन असमानता को खत्म करना है, तो हमें जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसके अगेंस्ट हमें एक समाजवादी व्यवस्था लेके आनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहीं यहीं से शुरू होती है समाजवादी क्रांति। ठीक है। और यहीं से डेवलप होता है क्या, यूएसएसआर। तो समाजवादी क्रांति समाजवाद के आदर्शों और पूंजीवाद के विरुद्ध समतावादी समाज की आवश्यकता से प्रभावित थी। समतावादी समाज वो होता है जहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, हर कोई इक्वली ट्रीट करते हैं। इस प्रणाली में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने के लिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि अगर समाज में भेदभाव, असमानता का कोई कारण है, तो वो है निजी संपत्ति। तो सबसे पहले हमें निजी संपत्ति को ही खत्म करना पड़ेगा। तो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने का प्रयास किया और समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज को बढ़ावा दिया। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिकता दी। अब भाई जो समाज के संसाधन है, कोई तो उन्हें मैनेज करेगा, कोई तो उन्हें ओन करेगा। जब आपने निजी संपत्ति खत्म कर दी, तो उसके लिए क्या आ गया, उसके लिए राज्य और पार्टी की संस्था आ गई है। ठीक है। और ये आगे चल के याद रखना है, ये सोवियत प्रणाली की एक विशेषता भी है कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था। यह प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द केंद्रित थी। राज्य द्वारा किसी अन्य राजनीतिक दल को अनुमति नहीं दी गई। इस प्रणाली में राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित, यानी राज्य ही उसको नियोजन यानी उसकी प्लानिंग कर रहा है, और राज्य ही उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल कर रहा है। तो राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराए गए पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। यानी जो जर्मनी से उन्होंने इंडिपेंडेंट कराई हुई, जो भी हमने ये वाली कंट्री देखी थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये भी यूएसआर के साथ आ गए। इन पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ की समान राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली लागू की गई। देश के इस समूह को द्वितीय विश्व या समाजवादी ब्लॉक कहा गया। और एक इस संधि के तहत एक साथ आए, वॉर्सो संधि। यानी कही संधि थी कि अगर कोई फॉरेन कंट्री, अगर कोई विदेशी देश या विदेशी राष्ट्र इनके ऊपर कोई हमला करता है, तो ये सारी कंट्रीज एकजुट होकर काउंटर बैक करेंगे, एकजुट होकर वापस से हमला करेंगे। ठीक है। तो ये क्या था, यही था वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो संधि। अब सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषता है, कि राज्य और पार्टी की संस्था को महत्व, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्टेट को और पार्टी को। एक दलीय प्रभुत्व, यानी एक ही दल है, एक दल के अलावा और कोई दल नहीं। जैसे भारत में कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि यूएसआर में सिर्फ एक ही दल था, और वो एक दल कौन सा था, कम्युनिस्ट पार्टी। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी नहीं है कि जितनी जिसकी डिमांड है, जरूरत है, वो बन रहा नहीं। सरकार पहले ही प्लान कर लेगी क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा। तो इसको बोलते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था। इस प्रणाली में अर्थव्यवस्था नियोजित थी और पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में थी। और क्या विशेषता है, कि विकसित संचार और परिवहन प्रणाली, यानी संचार और परिवहन प्रणाली वहाँ की बहुत अच्छी थी। विशाल ऊर्जा संसाधन, वहाँ पे कोयले के, ऑयल्स के बहुत ज़्यादा वैल्यू, यानी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, संसाधन बहुत ज़्यादा थे। विकसित घरेलू उद्योग, यानी जो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, घरेलू उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप थे। एक पिन से लेके कार तक सब कुछ वो वहीं पे बना रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं मंगा रहे, ना बाहर कुछ भेज रहे हैं, ना बाहर से कुछ मंगा रहे हैं।
अगला क्या है कि जीवन स्तर की गारंटी, की एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया जा रहा है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पूर्ण रोजगार और राज्य नियंत्रण, यानी कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एंड सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, स्टेट कंट्रोल कर रहा है। और जन कल्याण पर जोर, जो समाज के पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनकी बेसिक नेसेसिटी, बेसिक जरूरतों की चीजों को पूरा करने के लिए कौन आ गया है? सरकार आ गया है। सोवियत प्रणाली की क्या क्या कमियां थी, ये भी जरूरी है जानना। तो उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर था, तो उपभोक्ता वस्तु जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे उनका जो लेवल था वो बहुत ज्यादा लो हो गया था। क्यों हो गया था लो? क्योंकि गवर्नमेंट को और जगह पे भी तो पैसे लगाने हैं। अब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री तो है नहीं कि जो इन सब चीज़ों को बना रही है। तो इनकी गुणवत्ता एज कम्पेयर टू वेस्ट, यानी पश्चिमी देशों के मुकाबले, यूएसए के मुकाबले गुणवत्ता कम थी। अदरवाइज अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो गुणवत्ता ठीक ही ठाक थी। नौकरशाही का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, कि सोवियत व्यवस्था पर नौकरशाही का व्यापक प्रभाव था, जिसके कारण धीरे धीरे यह समाजवादी से सत्तावादी में परिवर्तित हो गई। नौकरशाही तो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, स्थायी कार्यपालिका है, उनको कोई हटा नहीं सकता है। तो जब कोई हटा नहीं सकता है तो वो अपनी मन मर्जी काम करेंगे, समटाइम जनता के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, जो उनके लिए अच्छी चीज़ है उनके अगेंस्ट भी आगे काम करेंगे। तो इसलिए वो नौकरशाही का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था। अगला क्या है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, यानी लोगों को वहाँ बोलने नहीं दिया जाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना करना। और लोकतंत्र तो था ही नहीं, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम में कैसे डेमोक्रेसी हो सकती है? डेमोक्रेसी के लिए तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए ना। एक दल का प्रभुत्व, कौन सा वो था? वो एक दल था कम्युनिस्ट पार्टी। और यूएसआर में टोटल 15 गणराज्य आते थे, यानी 14+1, वन कौन है? रशिया। और रूस का प्रभुत्व सबसे ज्यादा होता था। इससे क्या होती थी कि बाकी कंट्रीज अपने आप को इंफीरियर या अनचुना महसूस करते थे। कमजोर प्रौद्योगिकी और अवसर रचना माने इंफ्रास्ट्रक्चर, एज कम्पेयर टू वेस्ट, उनकी जो प्रौद्योगिकी थी वो बैकवर्ड थी, वो काफी ज्यादा कमजोर थी। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ अधिक पिछड़ा हुआ था। इसका एक कारण था हथियारों पर सोवियत संघ का विशेष ध्यान देना, क्योंकि हथियारों की होड़ लगी हुई थी, रेस लगी हुई थी, आर्म्स रेस लगी हुई थी, किसके साथ? यूएसए के साथ। अब आते हैं गोरबाचेव। गोरबाचेव थे लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसआर। अब गोरबाचेव कहते हैं कि अगर हमें वेस्ट के साथ compete करना है तो हमें अपने सिस्टम में सुधार लेके आना पड़ेगा। वो दो पॉलिसी लेके आते हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। और वो क्या होता है? एंड में सिस्टम को सही करने के बजाय उसको और खराब कर देते हैं। इनको ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका को जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। मिखाइल गोरबाचेव 1985 में, ये याद रखना है ईयर, 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने सोवियत प्रणाली में सुधारों का समर्थन किया, क्योंकि इससे सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों से आगे रह सकता था। अगर हमें पश्चिमी शक्तियों से कम्पीट करना है तो भैया हमें उनकी तरह रिफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। सूचना और तकनीकी क्रांति में सोवियत संघ को आगे रखने के लिए भी ये सुधार आवश्यक थे, कि अगर हमें आगे रहना है टेक्नोलॉजी में तो हमें अपने सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम पीछे हो जाएंगे। पश्चिम के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने, सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण और सुधार करने और उनके निर्णय के कुछ अन्य प्रभाव भी हुए। ठीक है, क्या हुए विघटन के कारण? कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का कमजोर हो जाना। राजनीतिक संस्था कैसे कमजोर होगी? कि लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, और आर्थिक संस्था क्यों कमजोर होगी? कि बहुत सारा पैसा सैटेलाइट स्टेट्स पे खर्च हो रहा है। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री, जो पूर्वी यूरोप के जो देश आए थे बाद में फासिस्ट फोर्सेस से, उनके ऊपर काफी ज्यादा पैसा लग रहा है, हथियारों के ऊपर पैसा लग रहा है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु और सैन्य शस्त्रागार के रखरखाव और पूर्वी यूरोप में अपने सहयोगी राज्यों के विकास में खर्च कर दिया। अर्थव्यवस्था का स्थिर हो जाना, कि अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट हो गई, स्थिर हो गई, बढ़ नहीं रही है, जितनी है उतनी पे ही है। तो बेसिक कंज्यूमर गुड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ पे, जो उपभोक्ता वस्तु है उनकी भी कमी हो गई। तो उससे क्या होगा कि लोग अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को दोष देना स्टार्ट करेंगे। इससे देश में उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार कमी हो गई। इन सभी कारणों से जनता ने सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, कि भैया सरकार ही है इन सब के पीछे, सरकार अगर चाहे तो इन सब चीज़ों को सही कर सकती है। जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव, जो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जो यूएसआर था, ये लोग क्या बोलता था कि भैया हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो संस्थाएं सबसे बेस्ट है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को वेस्ट के, पश्चिमी के बारे में पता चलने लगा, तो उन्हें लगने लगा भैया हमारा तो सिस्टम इनसे बहुत पीछे है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर नाराजगी पैदा होने लगी सरकार को लेकर। सोवियत संघ हमेशा अपनी राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पश्चिम के पूंजीवादी देशों से बेहतर मानता था। लेकिन जब सोवियत संघ ने आम नागरिकों को पश्चिमी देशों की प्रगति और आर्थिक विकास के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी तुलना अपने देश से की। तो उन्हें एहसास हुआ कि सोवियत संघ इन देशों से कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है। आए क्या कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार वगैरह, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या कि नौकरशाही का प्रभाव, तो उससे क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहा है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रहा है, कि लोगों की बातें नहीं पूरी हो रही है। अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जनमत दो भागों में विभाजित हो गया। कौन सा जनमत? एक वो जनमत जो ये कह रहा है कि जो भैया ये गोरबचेव रिफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है। और जो आम जन है वो क्या कह रहे हैं कि भैया रिफॉर्म तो सही कर रहे हैं बट बहुत धीरे कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों के दोनों गोरबचेव के अगेंस्ट ही हो गए।
तो उससे क्या हुआ, जनमत दो भागों में विभाजित हो गया। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा जागी कि भैया हम तो अपनी अलग कंट्री बनाएंगे, हम अपना अलग देखेंगे, हमें नहीं रहना यूएसआर के साथ, हम तो अपना अलग ही देखेंगे। ये भावनाएं पहले भी जागती थी, बट पहले के जो प्रेसिडेंट थे, पहले के जो यूएसआर का सिस्टम था, वो इन सब चीज़ों को बहुत कठोरता से ट्रीट करता था कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे डिटेन कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, पनिशमेंट देंगे। बट गोरबचेव थोड़े ढीले हो गए कि नहीं भैया चलो बोलने का अधिकार देना। और वो क्या हुआ कि उससे लोगों की भावनाएं और जागरूक हो गई और डिमांड होने लगी, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें अलग करना ही पड़ा। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा सोवियत संघ के विघटन का अंतिम कारण बन गई। विघटन के क्या परिणाम हुए कि शीत युद्ध का अंत हो गया। जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर क्या था, बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल वॉर था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच में। तो जैसे ही साम्यवाद हारा, कम्युनिज्म हारा, तो कैपिटलिज्म पूंजीवाद खुद ही जीत गया, तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत हुआ। समाजवाद और पूंजीवाद से संबंधित वैचारिक विवाद भी समाप्त हो गए। हथियारों की होड़ भी रुक गई, जो परमाणु हथियार या स्पेस रेस लगी हुई थी वो भी सब रुक गई। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन है कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी दो पावर्स थी, दो शक्तियां थी। बट जैसे ही यूएसआर हारा तो सिर्फ एक ही शक्ति रह गई, कौन, यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थन से एकमात्र महाशक्ति बन गया। पूंजीवादी व्यवस्था वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक व्यवस्था के रूप व्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था इन सभी देशों की शक्तिशाली सलाहकार बन गई, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद में परिवर्तन के लिए उन्हें ऋण प्रदान किया, उन्हें कर्जा दिया कि आप इस सिस्टम को छोड़ो, पूंजीवादी वाली व्यवस्था ना वो सबसे बेस्ट है, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। लास्ट क्या हुआ कि नए देशों का उदय हुआ। अब जब उसमें 14+1 थे तो ये सब टूट के नए नए कंट्रीज बन गई। सोवियत संघ के अंत से कई नए देशों का उदय हुआ। बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देशों के संघ का हिस्सा बनना चाहते थे और नाटो और के सदस्य बन गए। यूरोपीय संघ को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज ये वाली है, एस्टोनिया, लताविया और कौन सी, एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। ये बाल्टिक सी के पास है तो इन्हें बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। मध्य एशियाई देश अपने भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर पश्चिम रूस, चीन और अन्य देशों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। क्यों, क्योंकि भाई मध्य एशिया के पास एक प्लस पॉइंट है, वहाँ पे क्या है, मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ये चाहते हैं कि भैया हम तो सबसे ही दोस्ती रखेंगे, सबसे हमें काम है, कोई भी आएगा हमें तो हमारा सामान बिकना चाहिए, कोई खरीद लो हमसे। और बाकी क्या हुआ कि अमेरिका ने फिर वहाँ पे सैन्य अड्डे बनाए। सैन्य अड्डे क्यों बनाए, कि चीन पे नजर रखने के लिए और अफगानिस्तान में अच्छा फ्लाइट ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने वहाँ के सैन्य अड्डों को भी अब लीज पे ले लिया, उधार पे ले लिया। उत्तर साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में शोक थेरेपी। शोक थेरेपी क्या था, शोक थेरेपी एक मॉडल है जो क्या कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जाने का एक तरीका। शोक थेरेपी सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन के मॉडल के रूप में जाना जाता है। रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में यह पूंजीवादी व्यवस्था विश्व बैंक और किसने प्रोत्साहित किया, आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शोक थेरेपी की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी, कि इसका अर्थ था कि स्वामित्व का प्रमुख रूप कैसा हो, निजी स्वामित्व। अब भैया कम्युनिज्म जो साम्यवाद आया था वो तो निजी अर्थव्यवस्था के अगेंस्ट आया था, बट जब वो खत्म हुआ तो सबसे पहले यही चेंज हुआ कि स्वामित्व का यानी ओनरशिप का अगर कोई फॉर्म होना चाहिए तो वो निजी संपत्ति होनी चाहिए। राज्य की संपत्तियों का निजीकरण किया गया और कॉरपोरेट स्वामित्व प्रणाली को तत्काल लागू किया गया। सामूहिक खेती को निजी खेती में परिवर्तित कर दिया और कृषि में पूंजीवाद प्रतिस्थापित किया जाने लगा। पूंजीवाद का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट, लाभ कमाना। और सामूहिक खेती की वजह थी कि फूड शॉर्टेज ना हो। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि फूड शॉर्टेज भी होगी, क्योंकि ये जो सामूहिक खेती है इसको हमने बंद कर दिया। इस परिवर्तन ने राज्य नियंत्रित साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक तीसरे मार्ग को नकार दिया। इससे क्या हुआ कि भैया दो ही रास्ते हैं, या तो आप साम्यवाद पे चले जाओ या आप पूंजीवाद पे चले जाओ, इनके बीच का रास्ता कोई नहीं है, दोनों एक्सट्रीम लेवल पे है। शॉक थेरेपी क्या परिणाम हुआ कि अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया, अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। रूसी मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना और खाद्य पदार्थों का आयात करना। क्यों, क्योंकि ये जो सामूहिक खेती थी ये बैन हो गई। अब जब सामूहिक खेती बंद हो गई तो खाद्य पदार्थ भी हमें आयात करने पड़ रहे हैं। रूसी मुद्रा डिक्लाइन हो गई, पैसे कम हो गए। जो पहले हम 10 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब उसके लिए हमें 20 रुपए, 30 रुपए चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, अवमूल्यन हो जाता है। समाज कल्याणकारी जो था वो सामाजिक कल्याण प्रणाली जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि भैया कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में कोई कल्याण नहीं हुआ, तो मेन मुद्दा है प्रॉफिट कमाना। माफियाज का उदय हुआ और निजीकरण, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव हो गया। अब जो सपना दिखाया गया था वेस्ट ने इधर के लोगों को, यूएसआर के लोगों को, कि भैया हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी आर्थिक और राजनीतिक बदलाव करेंगे। बट मेन बदलाव आर्थिक हुआ, राजनीतिक बदलाव कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिकरण था वो नहीं हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन चीज़ों का नहीं हुआ। अगला क्या है, तनाव और संघर्ष। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो अंदर के देश भी और एरिया भी कहने लगे भैया हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अलग ही होना है।
तो दो तरह के तनाव और संघर्ष हुए। कैसे? एक अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन क्या होते हैं कि जब हम डिमांड करते हैं कि हमें इस एरिया से अलग होना है, हम तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और एक होते हैं सांप्रदायिक संघर्ष, यानी धर्म के आधार पर या उसके आधार पर लोग बट रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो इस तरह के संघर्ष वहाँ पे जारी हुए। इसमें हमें क्या जानना है कि तनाव और संघर्ष का मेन कारण क्या था। तो ये क्या लिखा है? विशाल जल कार्बन। जल कार्बन यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कोयला, तेल, वेल। हाइड्रोकार्बन संसाधन वाला ये नहीं क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों की वजह से वहाँ पे फाइटिंग चल रही है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गई और वहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि भाई हम तो अलग रहना चाहते हैं। सैन्य अड्डों की स्थापना होगी। सैन्य अड्डे किसने बनाए? अमेरिका ने बनाए। किस लिए? चाइना पे नजर रखने के लिए और अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस को ईजी करने के लिए। स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष चल रहा है कि भैया हमें तो इंडिपेंडेंट होना है। स्वतंत्रता वाला खेल चले जा रहा है लंबे स्केल पे। रूस और साम्यवादी शासन के बाद देशों के भारत के संबंध। अब भारत के संबंध सबसे ही अच्छे रहे हैं और सबसे ज्यादा संबंध हमें किसके साथ पढ़ने हैं? संबंध पढ़ने में रूस के साथ। तो निम्नलिखित तरीकों से भारत रूस के लिए क्यों अनुकूल है? क्योंकि भारत रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है, यानी मार्केट है। भारतीय सेना को अपने अधिकांश हथियार रूस से मिलते हैं। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व, यानी रूस और भारत क्या कहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। यूनिपोलर वर्ल्ड में फिर एक की चले। मल्टीपोलर बहुध्रुवीय वर्ल्ड होना चाहिए, यानी जहाँ पे बहुत सारे पोल्स हो, मल्टीपल पावर सेंटर्स हो, की व्यवस्था अवधारणा को साझा करते हैं। रूस के तेल निर्यात के लिए भारत महत्वपूर्ण है और परमाणु ऊर्जा विकास के लिए भी दोनों देश आपस में मिलकर काम करते हैं। अब रूस भारत के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कश्मीर मुद्दे पे जरूरी है ऊर्जा आपूर्ति के लिए, क्योंकि भैया हम वहाँ से तेल लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर जानकारी साझा करने के लिए भी जरूरी है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी हमारा विकास करवाता है। मध्य एशियाई देशों तक भी पहुंच करवाता है और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये था चैप्टर 1, छोटा सा ही चैप्टर था। इसको एक बार आप रीड करें, जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर देंगे 2, 4 एंड 6 मार्क्स के। और आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें।